ग्रीडी बहू, मैजिकल हथौड़ा। अपने लालच से विमला किस तरह की मुश्किलें झेलती है, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। विमला घर पर बैठकर टीवी देख रही थी, तभी न्यूज़ आया। गौराराम नाम के गांव में किसान के खेत में मिला एक बड़ा सा पत्थर। उसे बाहर निकालने के सारे कोशिशें नाकामयाब रही। इसीलिए वहाँ के एमएलए ने कहा है कि जो भी उस पत्थर को निकाल देगा या उसे तोड़ देगा, उसे सम्मानित किया जाएगा। इस तरह न्यूज़ आया। उस पत्थर को निकालने से सम्मान करेंगे। न्यूज़ बढ़िया है, वो सोच रही थी कि तभी प्रकाश घर आ गया। कौन सा पत्थर? कुछ नहीं जी, टीवी में कोई न्यूज़ आ रहा था। वो सब छोड़ो, मेरे बहन का लड़का आ रहा है, 2 दिन यहीं रहेगा, उसे कुछ मत कहना। मैं क्या कहूँगी, 2 दिन नहीं तो 10 दिन रहने के लिए बोलो। ठीक है, इस फोटो को ले जाकर दीवान पर टांग देना। कहकर एक फोटो देकर अंदर चला गया। उसके जाते ही विमला, टांगने के लिए कील ठोकना पड़ेगा, सास से हथौड़ा मांग कर लाती हूँ। ऐसा सोचकर वो सास के घर गई। क्या कर रही हो सासू माँ? क्या करूँगी, अभी खाना खाया था, इधर कैसे आना हुआ? वो सासू माँ, दीवार पे कील ठोकनी है, घर पे हथौड़ी नहीं है ना। आपके पास है तो दो ना, फिर वापस कर दूंगी। ठीक है, देती हूँ। ऐसा कहकर उनके गले में टांगे सुई जितने छोटे से हथौड़े को देती है। उसे देखकर विमला दंग रह गई। ये बुढ़िया कहीं बहरी तो नहीं हो गई, हथौड़ी पूछा तो सुई दे रही है। उसने मन में सोचा, ये क्या सासू माँ, इस सुई को क्यों दिए? मैंने हथौड़ा मांगा था, बड़ा वाला, दीवार पे कील ठोकनी है। मैंने भी तुझे हथौड़ा ही दिया है, जरा आंखें बड़ी करके देख। हाँ, लेकिन ये उंगली जितनी भी नहीं है, इससे कील कैसे ठोकूं? हाँ, ये देखने में उंगली जितनी ही होती है, लेकिन इसे तुम जितनी बड़ी चाहो उतनी बड़ी हो जाती है, पहाड़ को भी टुकड़े कर सकती है। उसने कहा। उसकी बात सुन विमला हंसी। ये पहाड़ को भी टुकड़े कर सकती है? ये क्या बाहुबली मूवी के भल्लाल देव की गदा है कि पहाड़ को भी चकनाचूर कर दे? ये उससे भी महान है, ये मैजिकल हथौड़ा है, इससे किसी भी चीज को चकनाचूर कर सकते हैं। अगर चूरन चाहिए तो मिक्सी में भी बना सकते हैं। इससे कील ठोक सकते हैं या नहीं, ये बताइए। कील ठोक सकते हैं, कुछ भी मार सकते हैं। तुम इसे पकड़कर जितना बड़ा होने को बोलोगी उतना बड़ा हो जाएगा, जितना छोटा चाहोगी उतना छोटा हो जाएगा। अच्छा, फिर तो बहुत बढ़िया है सासू माँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर वो अपने घर पहुँची। घर आकर क्या कहा था सासू माँ ने? तुम जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा हो जाएगा, देखते हैं कील मारने जितना बड़ा हो जा, उसने कहा। ऐसा कहते ही उसके हथौड़े की साइज बढ़ गई। ये देख विमला बोली, सास ने सच ही कहा था। ऐसा सोचकर उसने दीवार पर कील ठोककर फोटो टांग दी। एक काम तो हो गया, अब जाकर सो जाती हूँ। ऐसा सोचकर उस हथौड़े को टेबल पर रख रही थी कि उसे एक ख्याल आया। सुबह समाचार में कुछ आया था ना, पड़ोस के गांव में खेत में पत्थर को निकालने वाले को एमएलए सम्मानित करेंगे, यही ना? उस पत्थर का पता लगाकर इस हथौड़े की सहायता से निकाल दूंगी, तब एमएलए मुझे सम्मानित करेंगे, उससे जिले भर में मेरा नाम हो जाएगा, अच्छा पब्लिसिटी भी हो जाएगा। अभी जाकर तैयार हो आती हूँ। ऐसा सोचकर उस हथौड़े को फिर से छोटा बनाकर वही टेबल पर रखकर अंदर जाती है। उसके अंदर जाते ही प्रकाश अपने भांजे बबलू को लेकर अंदर आता है। बबलू आते ही पूरे घर में दौड़ते हुए टेबल पर रखे हथौड़े को देखकर, मामा मामा, इस हथौड़े को देखो, बिल्कुल ऐसा ही मेरे पास भी है। ऐसा कहकर अपना हथौड़ा और मैजिकल हथौड़ा दोनों दिखाता है। दोनों को देखकर प्रकाश, हाँ, दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, एक को ऊपर रख दे और दूसरे से खेल, उसने कहा। बबलू ने एक हथौड़े को टेबल पर रख दिया और दूसरे से खेलने लगा। अंदर से तैयार होकर विमला बाहर आई और पड़ोस के गांव उस बड़े से पत्थर के पास पहुंची। वहां बहुत से लोग उस पत्थर को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं कर पाया।
वो देख विमला ने माइक लिया और बोला, बस बस बहुत हो गया। उस पत्थर को निकालने के लिए क्रेन और बॉम्ब से फोड़ने की कोशिश कर रहे हो। सब बाजू हो जाओ, मैं अकेली उस पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, उसने कहा। विमला की बात सुनकर वहाँ के लोग दंग रह गए। सब लोग विमला क्या करने वाली है देखने के लिए पीछे हट गए। विमला उस पत्थर के पास जाकर सबको एक बार देखा और हथौड़े को भी देखकर बोली, हाँ, अब एक मार से ये पत्थर चकनाचूर हो जाएगा। उसे देखकर सब मुझे आयरन लेडी कहकर पुकारेंगे। ऐसा कहकर उस हथौड़े को उठाकर मारती है, लेकिन वो पत्थर नहीं टूटता। ये देख वो दंग रह गई। ये क्या, ये टूट क्यों नहीं रहा? एक बार फिर कोशिश करती हूँ। उसने फिर से मारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो उस तरह मारती ही रही। मार मार कर वो हथौड़ा ही टूट गया, लेकिन पत्थर बिल्कुल नहीं टूटा। ये देखकर वहाँ के सब लोग हंसने लगे। जाओ जाओ, बड़ी आई बेकार का हथौड़ा लेकर। इस तरह सब डांटने लगे तो विमला अपना सर झुकाकर घर पहुंच गई। बबलू के हाथ में हथौड़े को देखकर, ये कहाँ मिला? ये उस टेबल पर रखा था तो मैंने लिया था, आपका ही है, बबलू ने कहा। ये बात सुन विमला अचंभित रह गई। मैंने सोचा था कि पत्थर को तोड़कर सम्मान करवाऊंगी, लेकिन तूने हथौड़े को बदलकर सबके सामने इज्जत निकाल दी। रुक, तेरा सर फोड़ती हूँ मैं। उसने हाथ उठाया, बस बबलू जोर से चिल्लाया, मामा। उसकी चीख सुन विमला डर गई। कुछ नहीं, मच्छर को मारने के लिए हाथ उठाया था बस, कहकर बबलू को गले लगा लिया। मैजिकल हैंडबैग। अपने लालच की वजह से विमला किस तरह परेशानी झेलती है, इसके पहले की कहानी में हमने देखा। विमला अपने कमरे में कपड़े ठीक कर रही थी। मेरी किस्मत तो फूट गई है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। हमेशा मेरी जान पे बनाती है। उस कमला को तो हमेशा अच्छा ही होता रहता है। वो कपड़े ठीक करते हुए सोच रही थी, शायद मेरी जिंदगी अब नहीं बदलने वाली। ऐसा सोचकर वो उन कपड़ों को लेकर अलमारी में रखने के लिए पहुंची। जब वो कपड़े अलमारी में रख रही थी तो उसे अपनी शादी में सहेली का दिया हुआ हैंडबैग मिला। उसे हाथ में लिया और कहा, ओह मेरा बैग, तू इसी अलमारी में सुरक्षित रहेगी, बाहर निकलोगी तो खराब हो जाएगी। यही सोचकर इतने सालों से संभाल कर रखा है तुझे। उसने बैग को सीने से लगाकर उसे चूमा और वापस अंदर रख दिया। तू सुरक्षित रहे यहाँ, ऐसा कहकर अलमारी को बंद कर दिया। उस दिन रात को जब सब लोग सो रहे थे तो चोर ने आकर विमला का बैग चुरा लिया। सुबह जब विमला ने अलमारी खोला तो बैग नहीं था। अरे मेरा बैग कहाँ गया? कल मैंने यहीं रखा था, उसे कहाँ गई? कहकर उसने पूरा घर छान मारा, बैग कहीं नहीं मिला। बैग को खो जाने के गम से उसने खाना छोड़ दिया और कमरे में रोने लगी। मेरा बैग, बच्चे की तरह संभाला था उसे, मेरा बैग। वो रो रही थी कि तभी सासू माँ आई। अरे ऐसे क्यों रो रही है, क्या हुआ? एक छोटी सी बैग ही है ना जो चोरी हो गई है। वो भले ही छोटा सा बैग हो, पर मुझे बहुत पसंद थी। ठीक है, रो मत, मैं तुझे एक नया हैंडबैग देती हूँ। मुझे मेरा ही हैंडबैग चाहिए। मेरी बात सुन, मैं तुझे एक मैजिकल हैंडबैग दूंगी, तुम रोना तो बंद करो। क्या मैजिकल हैंडबैग? हाँ, उस बैग में
तुम जो भी डालोगी सुबह तक वो दुगना हो जाएगा। सासू माँ, क्या सच में? कहाँ है वो बैग? जल्दी से दीजिए ना। सासू माँ एक बैग लेकर आई और विमला को दिया। विमला उस बैग को लेकर अपने कमरे में जाकर, मैजिकल बैग, उस बुड्ढी ने कहा कि इसमें डाली हुई चीज दुगनी हो जाती है। मुझे चुप कराने झूठ तो नहीं बोला ना? हाँ, एक बार चेक कर लेती हूँ। ऐसा कहकर उसने अपनी एक घड़ी उस बैग में डालकर रख दिया। सुबह उठते ही उसने अपना बैग पहले चेक किया। बैग में सचमुच 2 घड़ी थी। उन्हें देखकर विमला बहुत खुश हो गई। बुड्ढी ने सही कहा था, इस बैग में डाली हुई चीज दुगनी होती है। ऊपर वाले ने मेरी किस्मत बदल दी है। वो खुश हो रही थी। उस दिन से रोज रात को उस बैग में कुछ न कुछ डाल देती थी। सुबह तक वो 2 हो जाते थे। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन विमला का लालच पड़ गया। मेरा पागलपन नहीं तो इस तरह एक चीज को दुगना करते हुए कितने दिन बिताऊंगी मैं। उसके बजाय एक ही साथ बहुत सारी चीजें डाल दूंगी तो सारी की सारी एक साथ दुगनी हो जाएंगी ना। मैं सच में पागल हूँ। इतने दिनों से ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? कोई बात नहीं, अभी तो आया ना। आज रात को पूरा बैग भरकर सो जाऊंगी। सुबह तक सारी चीजें दुगनी हो जाएंगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी कई सारी छोटी छोटी चीजें उस बैग में डाल दी और बड़ी मुश्किल से उस बैग का जिप बंद किया और बगल में रखकर सो गई। सुबह उठकर देखा तो विमला दंग रह गई। वो सारी चीजें दुगनी तो हो गई, मगर वो बैग वहां नहीं थी। रात को जबरदस्ती बैग बंद करने की वजह से जब चीजें दुगनी हुई तो वो बैग छोटे छोटे टुकड़ों में फट गया। ये देखकर विमला, हे भगवान, इस बैग को भी बर्बाद कर दिया। आपके भरोसे ही जी रही थी, मुझे क्यों इतना सता रहे हो? वो इस तरह रो रही थी कि वहाँ सासू माँ आ गई। क्या हुआ? सुबह सुबह रोना क्यों शुरू कर दिया तूने? क्या बात है? आपका दिया हुआ बैग फट गया सासू माँ। मैं जानती थी कि तू उस बैग को ज्यादा दिन नहीं संभाल पाएगी। तूने बिल्कुल वैसा ही किया है। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। तुझे कितनी बार माफ करूं? छिछी, तुम कभी नहीं सुधरोगी। ऐसा कहकर सास वहां से चली गई। उसके जाते ही, चल जा यहाँ से बुढ़ी कहीं की, मैं क्यों बदलने लगी? उसने सास को कोसा और फिर बैग की तरफ देखा। हाय मेरा मैजिकल बैग। वो जोर जोर से रोने लगी। मदन नाम का एक आदमी था। वो मटन कबाब का ठेला लगाता था, पर वो बड़ा ही लालची था। भैया कबाब तो बड़े टेस्टी है, थोड़ी चटनी और मिलेगी? अरे चटनी कोई मुफ्त में आती है क्या? पर चटनी तो सब देते हैं दोबारा। हाँ तो हमने कब मना किया है? बस 10 रुपए और दे देना। नहीं चाहिए। एक दिन उसका बेटा दुकान पर आया कबाब खाने। पापा आज बड़ा मन कर रहा है मटन कबाब खाने का, 1 प्लेट देना। ये ले बेटा, गरम गरम कबाब। बढ़िया है पापा। चल अब पैसे निकाल। आप मुझसे भी पैसे लोगे पापा? बेटा मटन कोई मुफ्त में दे जाता है मुझे? ये लो। आपको तो शर्म आती नहीं होगी अपने बेटे से पैसे लेते हुए।
उसका बेटा सूरज का जन्मदिन था। पापा आज मेरा जन्मदिन है ना, मैं सोच रहा था दोस्तों को आपके दुकान के कबाब खिला दूं। हाँ हाँ, बुला ले अपने सारे दोस्तों को। सच में पापा? हाँ, और तेरे दोस्तों के दोस्तों को भी बुला ले, सबको खिला देंगे मटन कबाब। सूरज को वैसे तो यकीन नहीं हुआ, पर उसने सबको न्योता तो दे ही दिया। ये तो बड़ा टेस्टी है अंकल। ये चटनी भी लाजवाब है यार, मजा आ गया। टोटल 40 प्लेट कबाब हुए हैं। चलो चलो सब पैसे निकालो। अरे ये क्या पापा? बेटा कबाब क्या मुफ्त में आते हैं? सबने अपना अपना बिल चुका दिया और सूरज पे गुस्सा होकर मुंह फुलाकर चले गए। एक बार मदन को एक शादी में स्टॉल लगाने का ऑर्डर मिला, उसे 1000 प्लेट कबाब बनाने। 1000 प्लेट कबाब बनाने में बहुत सारा मटन और राशन लगेगा। एक काम करता हूँ, 25 किलो मटन में 25 किलो सोया मिला देता हूँ, पैसे तो बच ही जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मदन ने मटन कबाब कम लागत में बनाने के लिए काफी मुशक्कत की। वो सब्जी मंडी गया और वहां से सड़ी गली सब्जियां उठा लाया। उसने 2 दिन पुराना बासी मटन कम दाम में खरीदा। फिर अपने बीवी और बेटे के मदद से उसने कबाब बनाने की तैयारियां की। सुनो जी, मैं अभी भी कह रही हूँ, इतना खराब सामान इस्तेमाल मत करो, सब बीमार पड़ जाएंगे। पापा दोस्तों में मेरा नाक तो तुमने कटवा ही दिया, कम से कम बाहर तो अपनी इज्जत का ख्याल करो। तुम दोनों चुप बैठो, मुझे अपना काम करने दो। मदन ने अपनी परिवार की नहीं सुनी और शादी में उसी सामग्री से मटन कबाब उसने बना दिया। गरम गरम कबाब खाते हुए सबको अच्छा तो लगा, पर कुछ ही देर में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। हाय मेरा पेट दुख रहा है, मुझे तो उल्टियां पे उल्टियां हो रही है। कुछ देर में पुलिस वहां आ गई और साथ में सूरज भी आया था। ओए कबाब वाला तू ही है, ऐसे कबाब बनाता है तू? चल पुलिस थाने, तेरे पिछवाड़ पे कबाब बनाता हूँ मैं। पापा अब तो हमारे बात मान नहीं रहे थे, तो मैंने ही इन्हें बुला लिया। मदन को अपना गलती का एहसास हुआ। कुछ दिन बाद जब वो जेल से छूटा, उसने ईमानदारी से धंधा शुरू किया। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।